प्रोफेसर मधेपुरा यूनिवर्सिटी से आए हुए, BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मधेपुरा से आए हुए युवा शिक्षक सुधांशु शेखर जी को आमंत्रित करती हूँ और उन्हें भी निर्देश करती हूँ अपनी बातों को संक्षेप में रखें। आपका लिखित माध्यम से, प्रज्ञा के माध्यम से हम आपकी बातों को पढ़ेंगे, जानेंगे, लेकिन सूत्र बात तो आपको बताना होगा। आप आए सुधांशु जी। मातृशक्ति परम आदरणीय अध्यक्षा प्रोफेसर कुसुम मैडम और सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम। ज्ञान भूमि बोध गया को मेरा नमन और गौतम बुद्ध के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। मैं अपना शोध पत्र आधुनिक सभ्यता का संकट और बौद्ध समाधान इस विषय पर संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहता हूं और इसमें मैं सिर्फ 4 बातों की ओर आप सबों का ध्यान आकृष्ट करूंगा और विशेष रूप से हमारे सभी पूर्व वक्ताओं ने बौद्ध दर्शन के सभी सिद्धांतों पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला है और उनमें कई लोग ऐसे भी थे जो सिर्फ बौद्ध दर्शन के अध्येता नहीं हैं बल्कि उसके साधक भी हैं। ऐसे में बौद्ध दर्शन के सिद्धांतों के बारे में हमारे जैसे अल्पज्ञ को बोलना वो धृष्टता ही है। इसलिए मैं उनके सिद्धांतों पर ज़्यादा प्रकाश नहीं डालते हुए मैं सिर्फ आधुनिक समय के कुछ 4 बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूँगा जो कि समस्याएं भी हैं और उसी में समाधान भी है। और अगर हम उन सभी चीज़ों को बौद्ध दृष्टि से देखेंगे तो निश्चित रूप से हम आधुनिक समाज को, आधुनिक सभ्यता को एक बेहतर समाज, एक बेहतर सभ्यता बना सकेंगे। और इसमें मैंने पहले बिंदु के रूप में विकास को चुना है, डेवलपमेंट। आप सभी जानते हैं कि आधुनिक सभ्यता और आधुनिक मनुष्य और आधुनिक समाज उसकी एक बहुत बड़ी खोज है और उसकी एक बहुत बड़ी जिजीविषा है, इच्छा है कि हम विकास करें और सारी चीज़ें हम तथाकथित विकास के लिए ही कर रहे हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले तो जो विकास का जो मूल बिंदु है कि हमारा पूर्ण विकास होना चाहिए, भौतिक विकास एवं आत्मिक विकास दोनों होना चाहिए बौद्ध दृष्टि से। तो आज हमने तो आत्मिक विकास को छोड़ ही दिया है, इसलिए उसकी अब चर्चा ही क्या करें जब हमारे मॉडर्न विकास के मॉडल में आत्मिक विकास की तो बात ही नहीं है। तो एक तो ये पहले ही ये अधूरा है और जो कुछ अधूरा है भी तथाकथित भौतिक विकास, वह विकास और उसके लक्ष्य को भी हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे कारण यह है कि जो बुद्ध ने कहा है कि तृष्णा जो है वो सभी समस्याओं की जड़ है। तो आधुनिक मनुष्य वो तृष्णा में फंस गया है और वो विकास का मतलब उसने ज़्यादा से ज़्यादा संग्रह और ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक वस्तुओं का संग्रह और ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रिय सुख को मान लिया है, जो कि बौद्ध दर्शन के बिल्कुल विपरीत है। और इसी कारण आज आप देखते हैं कि समाज में विषमताएं आई हैं। किसी के पास इतना अधिक धन है कि वह पूरे देश को खरीद सकता है और किसी के पास इतना कम धन है वो अपने आप को बेचने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो ये जो विषमता की खाई है यह कहीं न कहीं हमारे इस आधुनिक विकास के मॉडल ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और अगर हमें इसका समाधान करना है तो आप लोगों ने सभी सिद्धांतों की चर्चा की है बौद्ध दर्शन के, उन सिद्धांतों पर अगर हम अमल करेंगे तो हम इसका समाधान कर सकते हैं। और आधुनिक विकास के इस मॉडल ने ही, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे, हमको इतना अहंकारी बना दिया है कि हम मनुष्यों को तो कुछ नहीं ही समझ रहे हैं, हम सबसे बड़े मनुष्य हैं, हम सबसे बड़े देश हैं, हम सबसे ताकतवर हैं। हमने प्रकृति के साथ भी पंगा ले लिया है, हम प्रकृति को भी नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं और यह मान कर चल रहे हैं कि हम ही दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं, हम ही सबसे बुद्धिमान हैं और मनुष्य से बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं है। जिसके कारण आप देख रहे हैं कि प्रकृति का भी जो संकट आज आया है, और जो सिर्फ प्रकृति का संकट नहीं है बल्कि हमारे मानव अस्तित्व का ही एक तरह से वो संकट आ गया है। और
मानव ही नहीं बल्कि संपूर्ण चराचर जगत के लिए हमने खुद खतरा उत्पन्न कर दिया है। तो इन तमाम चीज़ों को हम बौद्ध दर्शन के परिप्रेक्ष्य में देखें और बुद्ध के सिद्धांत पर अगर हम चलें तो इसका हम समाधान कर सकते हैं। दूसरी पॉइंट के रूप में हमने लोकतंत्र की चर्चा की है। आप सभी जानते हैं कि लोकतंत्र एक आधुनिक युग का युग धर्म है और उसे हम लोग एक सबसे अच्छी व्यवस्था के रूप में लेते हैं। लेकिन यहाँ भी हम देखेंगे जैसे हमने विकास को सिर्फ भौतिक विकास तक सिमेट कर रख दिया है, आध्यात्मिक विकास या आत्मिक विकास को इग्नोर कर दिया है, उसी तरह से हमने लोकतंत्र को भी तथाकथित संसदीय लोकतंत्र के रूप में ही अंगीकार कर लिया है। और जो बौद्ध दर्शन की परिकल्पना है, बौद्ध समाज की परिकल्पना है, जो हमारा बिहार से जो हमने वैशाली से संदेश दिया था, गणतंत्र का संदेश दिया था, जिसमें सबों की भागीदारी थी, जिसमें सबों की हिस्सेदारी थी, उसे हम लोग कहीं ना कहीं भूलते चले जा रहे हैं। और हमारा यह तथाकथित लोकतंत्र कहीं ना कहीं एक बहुमत का, एक दल का, और दल में भी जाकर किसी व्यक्ति विशेष का या उस व्यक्ति विशेष के ग्रुप का एक शासन हो जाता है, जिसके कारण जो आम लोगों की अपेक्षाएं हैं, आम लोगों की आकांक्षाएं हैं, वह पूरी नहीं हो पा रही हैं। और आप देखेंगे कि लोकतंत्र को लेकर के भी जगह जगह असंतोष है और लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। लेकिन आकांक्षा तो हमारी है आधुनिक युग की कि देश में, दुनिया में लोकतंत्र हो। और दुनिया के स्तर पर भी आप देखेंगे जो सबसे बड़ा देश, जो सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका है, वो लोकतंत्र की बहाली के नाम पर कई देशों की सभ्यता, संस्कृति, उसके धर्म, तमाम चीज़ों से वह खिलवाड़ करता है। तो यह सही लोकतंत्र का मॉडल नहीं है। अगर हमें लोकतंत्र के सही मॉडल को लाना है तो फिर हमें बुद्ध की देशनाओं में, बुद्ध के उपदेशों में हमको जाना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ जो हमने इसमें दिखाने का प्रयास किया है, न्याय, जस्टिस। शुरू से ही जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है, हम सबों की एक इच्छा है, सबों की न्याय मिले, सबों के साथ न्याय हो, किसी के साथ भी अन्याय नहीं हो। यह एक आम धारणा, एक आम अभिलाषा मनुष्य की है और इसको भी हम लोगों ने भी समेट कर रख दिया है। सिर्फ हम मनुष्य के न्याय की बात कर रहे हैं, प्रकृति के न्याय की बात बहुत कम हो रही है, अन्य जीव जंतुओं के न्याय की बात बहुत कम हो रही है। लेकिन उस सबों को समेट कर हमें संपूर्ण चराचर जगत के प्रति न्याय कैसे हो, इसके लिए हमको सोचने की बात है, पहली बात। और दूसरी बात, जो हमने मनुष्य की न्याय की बात भी जो हम करते हैं, मनुष्य के लिए स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता की जो हम बात करते हैं, उसमें भी हम कहीं ना कहीं बेईमानी करते हैं। जब हमारा अपना मुद्दा आता है तो हमको न्याय समझ में आने लगता है और फिर जब दूसरे की बात आती है तो हम उसे भूल जाते हैं। इसलिए जो हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जो हम चाहते हैं कि हम स्वयं दूसरे मेरे साथ करें, और इसका अगर उलट के हम कहें तो दूसरे के साथ वैसा व्यवहार नहीं करें जो कि हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ नहीं करें। अगर अमेरिका चाहता है कि उसके सभी लोगों को न्याय मिले, उसके देश के किसी नागरिक को दूसरे देश में कोई हानि नहीं हो, तो अमेरिका को भी चाहिए कि वह दूसरे देश के नागरिक को भी किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचाए, तभी हो सकता है। अगर हम न्याय के मामले में दोहरी नीति रखेंगे, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता के मामले में दोहरी नीति रखेंगे, तो हमारी यह नीति पूरी नहीं हो पाएगी। और दूसरी बात यह मैं कहना चाहता हूँ कि आज पूरी दुनिया में यह प्रचारित किया जा रहा है कि न्याय का जो विचार है, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का जो विचार है, वो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से आया है, फ्रांस की क्रांति से आया है, या अभी हाल में जो कुछ वर्षों पहले जो मानवाधिकार का अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र आया है, उससे आया है। लेकिन आप सभी जानते हैं उन लोगों से हजारों वर्ष पूर्व हमारे बौद्ध दर्शन में ये तमाम विचार अंतर्निहित हैं। इसलिए भारत को जब न्याय पर विचार करना चाहिए, खास करके भारत को जब स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता की तलाश करनी चाहिए, तो इन्हें उन तमाम दूसरे देशों की बजाय बौद्ध दर्शन को और उनके सिद्धांतों की ओर देखना चाहिए, तब हम सही मायने में ला सकेंगे। अगर हम बाहर का कॉपी करेंगे, अमेरिका या यूरोप का विकास कॉपी करेंगे, तो भारत का विकास नहीं होगा। अमेरिका और यूरोप का लोकतंत्र यहाँ पर प्रत्यारोपित करना चाहेंगे, जैसे आजकल हम लोग बाल प्रत्यारोपित कर लेते हैं, नहीं हो पाएगा। और वहाँ की दृष्टि से अगर हम स्वतंत्रता, समानता और बंधुता लाएंगे, तो वह भी नहीं आ पाएगा। हमको इन तमाम चीज़ों को बुद्ध की ओर जाना चाहिए और वहीं से हमें यह शिक्षा मिल सकती है और वहीं से वो सूत्र मिलेगा जिससे हम इन तमाम चीज़ों को
आगे ला सकते हैं। और लास्ट में मैंने इसमें शांति का जिक्र किया है। आप सभी जानते हैं कि शांति को सबसे बड़ा सुख माना गया है। कितनी धन संपत्ति, लोकतंत्र, विकास कुछ भी क्यों नहीं हो जाए, अगर शांति नहीं आएगी तो कुछ भी नहीं हो सकता है। और लेकिन शांति को भी समझने की जरूरत है। हम अक्सर अपने लिए तो शांति चाहते हैं, लेकिन दूसरों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करते हैं कि वो भी शांति से रहें। यह दोहरी नीति भी दुनिया में शांति नहीं ला सकती है। अगर हमें दुनिया में शांति लाना है तो हमें दुनिया के सभी लोगों के साथ न्याय करना पड़ेगा। हमें वंचितों को उनके हक एवं अधिकार देने पड़ेंगे, तभी दुनिया में शांति आएगी। और यह शांति जो है वो हमारे जो अहिंसा परमो धर्म के जाप करने से नहीं जाएगा, वो बुद्ध की अहिंसा से आएगा। और बुद्ध की अहिंसा क्या है? बुद्ध ने सिर्फ क्रियात्मक हिंसा की बात नहीं की है, संरचनात्मक हिंसा जो है, जो हमारे सामाजिक सिस्टम में, जो हमारे आर्थिक सिस्टम में जो हिंसा मौजूद है, उसको भी उन्होंने दूर करने की बात की है। अगर हम सिर्फ अपने व्यवहार में अहिंसा को लाएंगे और आर्थिक जो हमारी विषमता है उसको दूर नहीं करेंगे, हमारी जो सामाजिक विषमता है उसको दूर नहीं करेंगे, तो फिर हमारे द्वारा शांति का ये पाठ जो है वह हमारा सफल नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा यह मानना है, और कहीं न कहीं यह बौद्ध दर्शन से भी प्रेरित है यह बात, कि अगर समाज में आपको शांति लानी है तो आपको न्यायपूर्ण समाज बनाना पड़ेगा, आपको लोकतांत्रिक समाज बनाना पड़ेगा, आपको समाज के सभी वर्गों को विकास का अवसर देना पड़ेगा। और जो अंतिम व्यक्ति है, जो उपेक्षित है, जो वंचित है, उसको आपको कहीं न कहीं प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, उसको आपको कहीं न कहीं थोड़ा सा आगे लाना पड़ेगा। और अगर झोपड़ी में चिराग जलाना है तो महलों की दिवाली को थोड़ी कम भी करनी पड़ेगी, तो इसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः गौतम बुद्ध के प्रति अपनी श्रद्धांजलि उनको नमन करता हूँ। और वो तो अजर अमर हैं, उनके प्रति मैं नमन करता हूँ। और हम सभी उनके सिद्धांतों को जितना भी संभव हो सके एक छोटा सा भी अगर हम लोग अपने जीवन में उतार सकें, तो यही हमारी गोष्ठी की सबसे बड़ी सार्थकता होगी। हम स्वेच्छापूर्वक सादगी को अपनाएं, स्वेच्छापूर्वक और संग्रह को अपनाएं, कोई फोर्स के द्वारा नहीं, बल्कि अपने अंदर से, तभी हम बुद्ध के विचारों को आत्मसात कर सकेंगे और एक लोकतांत्रिक, एक न्यायपूर्ण समाज बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुधांशु जी, आपने योग शिक्षक की भूमिका निभाई और समय पे अपने वक्तव्य को समाप्त किया। आपने लोकतांत्रिक आधुनिक युग में लोकतंत्र की जो परिभाषा है उसे युग धर्म कैसे बनाया जाए इस पे बात बल दिया। और भौतिकता के विकास के दौर में हमारा जो टॉपिक है आज कि एंशिएंट विजडम कैसे हमारा काम करेगा, उसके लिए बुद्ध वचन की बातें रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अहिंसा को इन ट्रू सेंस यानी वैचारिक अहिंसा, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीविका की बात को भी दबे हुए लाया, जो आपके वक्तव्य के पीछे था। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सही अर्थों में बुद्ध को जाना और पहचाना है। अब मैं इस सत्र की अंतिम वक्ता के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर पूनम सिंह को बुलाती हूँ, जो पटना विश्वविद्यालय की विभागाध्यक्ष रहीं लंबे समय तक और अभी भी वो बिहार दर्शन परिषद की अध्यक्षा हैं। साथ ही साथ मैडम लगातार ICPR के कार्यक्रम और सभी जगहों के कार्यक्रम के साथ जुड़ी रहती हैं, व्यवहारिकता में काफ़ी कुशल हैं और मैं समझती हूँ बुद्ध वचन को भी समझने में उन्होंने कुशलता निभाई है। इसलिए प्रोफेसर पूनम सिंह जी आए मैडम और अपने वक्तव्य से हमें नवाजें। बुद्ध की इस धरती को, पवित्र धरती को मेरा नमन है। विद्वानों से सुसज्जित माननीय अध्यक्षा कुसुम मैडम के नेतृत्व में जो यह कार्यक्रम चल रहा है, मैं उसकी अंतिम वक्ता हूँ। आपका धैर्य मेरे लिए एक बल है, संबल है, क्योंकि अंतिम वक्ता को सुनने के लिए सिर्फ टेंट और कुर्सी वाले रह जाते हैं। आप लोग जमे हुए हैं, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद भी करती हूँ और शाबाशी देती हूँ। दोस्तों,
मेरी शुभकामना है। मैं पाली भाषा में कुछ व्यक्त नहीं कर सकती हूँ, इसलिए कि कोई गलती हो सकती है। इसलिए मेरा एक बड़ा ही सिंपल शुभकामना इस धरती के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के सारे सन्यासियों और सन्यासिनों के लिए, जो साधकगण हैं, जो साधिकाएँ हैं, जो आयोजक हैं, जो मंच पर विराजित हैं, उन सभी के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, कोई दुखी न रहे, सभी निरामय रहें और किसी के हिस्से में दुख न आए। दोस्तों, ये शुभकामना मैंने यहाँ इसलिए प्रस्तुत की कि यह बुद्ध की धरती है, जहाँ दुख को दूर करने के लिए ही प्रयास बुद्ध का जीवन भर रहा और उसी के लिए वो शायद उनका जन्म भी हुआ था। खैर, इस विषय में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। हमारे पूर्व वक्ताओं ने पूरे डिटेल में संस्कृत, पाली और इससे पूर्व मैं जो पहला सेशन चल रहा था उसको भी मैंने ध्यान से सुना और मैंने पाया कि रियली इट इज़ अ reality that we have mounts and mounts of loads in our mind of dukha and problems. कोई कमी नहीं है, सभी ने अभी बताया आपको, तरह तरह के प्रॉब्लम्स के बारे में बताया और आपने ध्यान लगाकर सुना, इसलिए मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात मैं इससे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि दुखों की जो परिभाषा है और जो रूप रंग है, जो समस्याओं का जो अपना एक ढर्रा होता है, वह समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। और मैडम ने शुरू वाले सेशन में मैंने संस्कृति की भी बात सुनी। संस्कृति के बारे में भी ये संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ इन प्रॉब्लम्स को हमें देखना होगा, उस परिदृश्य में देखना होगा। जिस समय बुद्ध हुए 600 BC बिफोर, उस समय की जो सामाजिक दशा थी वह दूसरी थी, उस समय की सोच दूसरी थी। जरा मरण वॉज अ बिग प्रॉब्लम। हम सभी उनकी जीवनी जानते हैं कि वह एक राजकुमार थे और उनको चूँकि एक भविष्यवाणी थी कि ये राज काज में व्यस्त नहीं हो पाएंगे, इनकी विमुखता होगी, इसलिए उनको बंद रखा गया। और जब वह एकाएक बाहर निकले तो भाइयों, ये तो बड़ी ही साधारण सी बात है कि किसी को आप बंद रखिए, हमेशा एक प्रकार के क्रियाकलाप में लगाए रखिए, सुख सुविधा में डाले रखिए और एकाएक उसको दुख दिखाई पड़े, एकाएक उसके लिए कुछ आश्चर्यजनक दिखाई पड़े तो रिएक्शन क्या होगा। और यही हुआ भी बुद्ध के साथ भी। बुद्ध के जीवन में, बुद्ध नहीं, उस समय तो वो सिद्धार्थ थे, राजकुमार सिद्धार्थ थे, और एकदम ही वो विमुख हो गए। एकदम ही उन्होंने संन्यास लेने का मन बना लिया और फिर वे इसके इन सारे दुखों जो उन्होंने देखा, क्या क्या देखा, वृद्धावस्था को देखा, बड़ी करुण अवस्था होती है। हम कभी नहीं सोचते कि आज जिस पोजीशन में हम हैं, आज जो हमारी काया है, कल को, परसों को, 10 साल के बाद को वही रहेगी, नहीं। लेकिन हमें खुद ये समझ में नहीं आता है, जब हम दूसरों को देखते हैं तब ये बात समझ में आती है कि कितना दुखदायी ये प्रसंग होता है। बीमार व्यक्ति को देखिए, कितना असहाय होता है। शव को, किसी मृत व्यक्ति का शरीर देखना कि अभी ये व्यक्ति अगर इतना एक्टिव था
तो अभी कैसे ये इनएक्टिव इस तरह पड़ा हुआ है कि मक्खियाँ लग रही हैं, चींटियाँ लग रही हैं और उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो all these conditions were pathetic, very pathetic, as well as these were the spark of that wisdom जिसकी खोज के लिए बुद्ध निकल पड़े थे। एंड ऑल ऑफ वी नो दैट 12 वर्षों तक भटकते रहे, उरुवेला से फिर दूसरी जगह गए और अंत में थक हार कर कितने दिनों भूखे रहे, बिना पानी के रहे, जंगलों में रहे, धूप और गर्मी और बरसात और शीत झेलते रहे, लेकिन बेचैन रहे, मानसिक असंतोष रहा। उस असंतोष का निदान एकाएक किस चीज से हुआ? इसी निरंजना नदी के किनारे, इसी बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने जब खीर खाया और पेट में अन्न गया, तो कहते हैं कि उन्हें विजडम, ज्ञान की, संबोधि की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, इस छोटी सी घटना से मैं चूँकि बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और आप उब जाएंगे, इसलिए मैं उन बातों को दोहराती नहीं हूँ, सिर्फ उसको मैं संक्षेप में उन सारी बातों को आपको एक नटशेल में कहना चाहती हूँ कि मैंने कहा कि हर एक धर्म का अपना एक दर्शन होता है, एक आइडियोलॉजी होती है, एक आधार होता है, निराधार कोई भी धर्म नहीं होता। और यही आइडियोलॉजी उसे समाज को उन्नत करने के लिए प्रेरणा देती है और आधार बनती है वह किसी भी समाज के लिए। अभी एक हमारे भाई ने अपने भाषण में कहा, माफ़ कीजिएगा मैं एक इंटरप्शन कर रही हूँ, कि वेदर यू आर कंफर्टेबल विथ हिंदी और यू वांट टू, क्योंकि मैं भूल गई, क्योंकि हमेशा मैं ये चाहती हूँ कि अपनी भाषा में बात करूँ, सो दैट की संप्रेषण, दैट कम्युनिकेशन में बी ईजियर। तो इसलिए मैंने हिंदी में शुरू कर दिया। बट अभी मुझे पहले सेशन के एक वाचक की याद आ गई, उन्होंने कह रखा था कि ये साइन बोर्ड जो इस भवन के ऊपर लगा हुआ है, क्या है हाँ, तो ऐसा सांस्कृतिक वो कल्चरल क्या हाउस या कुछ है ऐसे मैं देख पाई थी, तो वो हिंदी में है और बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, उसे इंग्लिश में होना चाहिए। दैट्स राइट, वेरी राइट, एंड आई एम 101% एग्रीड विथ हिम कि हिंदी भी हो, इंग्लिश में होना चाहिए, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं। लेकिन मैं साथ में यह भी कहूँगी कि ये सारी बातें इंग्लिश में हो तो हों, लेकिन हिंदी हमारी मातृभाषा है। और मेरा हमेशा ये कहना रहता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियाँ मैंने कभी नहीं भूलती हूँ, जो बचपन में पढ़ी थी, निज भाषा उन्नति है सब भाषा के मूल, निज भाषा उन्नति है सब भाषा को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हृदय का सूल। तो दोस्तों, इसलिए मुझे माफ़ करेंगे कि मैं हिंदी में जब शुरू हुई तो शुरू ही होती चली गई। तो फिर मैं विषय पर आती हूँ कि हर एक समाज का अपना एक रिक्वायरमेंट होता है, एक आवश्यकता होती है, और उस आवश्यकता के हिसाब से धर्म या दर्शन की उत्पत्ति होती है। और यही बौद्ध दर्शन के साथ भी था, बिकॉज आई एम ए स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी, सो आई विल talk about not only dharma but also about the philosophy of religion.